हम लोग थ्योरी ऑफ अल्फा इमिशन कर रहे थे। अल्फा रे जो जो न्यूक्लियस है अनस्टेबल है, खासकर जिसका मास नंबर 200 से ज्यादा, वो अनस्टेबल न्यूक्लियस है। और क्यों अनस्टेबल है? ड्यू टू लार्ज साइज, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, लार्ज साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो भी का जो अनस्टेबिलिटी का, तो वो न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है बाय द इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा रेज। बीटा रे के रूप में वो निकलता है, तो उसमें से उसको, और उस तरह के न्यूक्लियस को रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बोलते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। और चूंकि वो रे जो अल्फा एंड बीटा रे इमिट करके वो लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, उसको डाउटर न्यूक्लियस बोला। और जो इनिशियली जो था ओरिजिनल न्यूक्लियस, उसको पेरेंट न्यूक्लियस। तो रे के रूप में निकलता है। फिर बाद में उस रे का प्रॉपर्टी को देखा गया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया गया उस रे को, तो वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। दैट इज, उसमें मास भी है, उस रे के अंदर पार्टिकल है, फास्ट मूविंग पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, और एक रे था जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट भी डिफ्लेक्ट हुआ, और एक टाइप का रे जो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जब उस न्यूक्लियस को, वो न्यूक्लियस है जिसको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं, तो इसमें से इनविजिबल रेज इमिट करता है। अब इस इनविजिबल रे को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाओगे, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज कैपेसिटर है और इधर फोटोग्राफिक प्लेट है, ये फोटोग्राफिक प्लेट। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर 3 पोजीशंस ऐसा था जहां पर स्पॉट मिल रहा था, डार्क स्पॉट। 3 पोजीशन, एक इधर, इधर एक पोजीशन, और ठीक बीच में जस्ट इस होल के सामने, और इधर भी। तो फोटोग्राफिक प्लेट को कौन अफेक्ट करेगा? कोई रे अफेक्ट करेगा फोटोग्राफिक प्लेट को। तो इसी से एनालाइज किया गया हेनरी बैकुरेल का जो रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना है। अभी आ रहे हैं उस बात पर, हम लोग उस बात पर आ रहे हैं। तो 3 जगह अफेक्ट किया, दैट इज 3 टाइप का रे इसके अंदर से इमिट हो रहा है। 3 टाइप का रे, 3 टाइप का रे इसके अंदर से इमिट हो रहा है, इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर से। जिसमें 2 टाइप का रे के अंदर जो मूविंग पार्टिकल है वो पॉजिटिवली, वो चार्ज पार्टिकल है। दीज रे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये रे और ये रे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहा है ये। जो रे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा। जब इस रे का प्रॉपर्टीज को और स्टडी किया गया, तो वो पार्टिकल का मास देखा गया हीलियम के मास के बराबर, उसका चार्ज हीलियम के चार्ज के बराबर, उसका स्पीड, उसका एनर्जी, मोमेंटम, पेंट्रेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर, सब कुछ पता किया गया। तो वो तो 12 में भी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे, बीटा रे, किसका मास किससे ज्यादा है, कितना गुना, किसका चार्ज क्या है, ये सब तो पहले भी देखे हम लोग ना। अभी हम लोग इसका दूसरा काम कर रहे हैं। ये सब तो पता है ना, अल्फा रे, बीटा रे का वो सब पूछा भी नहीं जाएगा, उसका तो यूज करना है। तो थ्योरी ऑफ अल्फा इमिशन देख रहे थे हम लोग। हम लोग ये देखा मेनली अल्फा पार्टिकल के इमिट करने से जो लाइटर न्यूक्लियस बनता है, वो जरूरी नहीं कि वो स्टेबल बने। फिर फर्दर वो न्यूक्लियस
बीटा इमिशन करे, फिर आगे जाके कोई और लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस रहता है। उसका इफेक्ट को देखे हम लोग, अल्फा इमिशन से क्या इफेक्ट है, उसका इक्वेशंस को देखा, अल्फा इमिशन इक्वेशन को, एक्स जेड ए वाई जेड -2 ए -4 प्लस अल्फा पार्टिकल एंड प्लस क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। ये क्या है रियली में, ये है काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाउटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। क्यू रियली में क्या था, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई एंड हीलियम, और ये आया था कितना के बराबर, ये आया था एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम अल्फा इंटू सी स्क्वायर के बराबर आया था। यानी मास डिफेक्ट निकालो, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास, सम ऑफ मास ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, ये मास डिफेक्ट हुआ इंटू सी स्क्वायर। इतना अमाउंट का काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकलता है, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये क्वांटिटी रियली में इतना के बराबर आया था, हाफ एम इंटू वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम, ये एम वाई, हाफ एम अल्फा इंटू वी अल्फा स्क्वायर के बराबर आया था। ये क्यू वैल्यू देखना कैसे हुआ था। इस पूरे इक्वेशन में एगो जरूरी बात ये, अभी अभी आगे जो सेमेस्टर 5 का न्यूक्लियर फिजिक्स आना है, उसमें तो एक चैप्टर ही पढ़ना है, न्यूक्लियर रिएक्शन, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, वहां भी डिफाइन करेंगे हम लोग। इसको रेस्ट में मानेंगे, जब आप इस इक्वेशन को दिखाते हो, इस इक्वेशन में इस दोनों को रेस्ट में माना जाता है, इसके टोटल काइनेटिक एनर्जी को अलग से शो कर दिया जाता है। जब ये दिखा रहे हो आप, तो फिर इस दोनों को रेस्ट में समझेंगे, तब ना ये रेस्ट मास एनर्जी है इस तीनों का, यहां पर ये रेस्ट मास एनर्जी है, और रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। चलो ये सब बात किया, और फिर हम लोग बात किया यहाँ पर अल्फा इमिशन से ये डाउटर न्यूक्लियस का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में 2 यूनिट पीछे चला जाना, मास 4 यूनिट कम हो जाना। मेन जो बात किया, ड्यूरिंग अल्फा इमिशन क्या क्या चीज कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन किस किस बात का कंजर्वेशन होगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं बोलना, मास एनर्जी कंजर्वेशन होगा। मास एनर्जी कंजर्वेशन यानी रिएक्टेंट का टोटल मास, टोटल एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी जोड़ दे रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी के साथ रिएक्टेंट का काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी बराबर प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन यहां नहीं करते, बोलते हैं मास एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी लिखा, देयर एग्जिस्ट मास एनर्जी कंजर्वेशन, देयर एग्जिस्ट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम, न्यूक्लियॉन्स का कंजर्वेशन, टोटल न्यूक्लियॉन्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल न्यूक्लियॉन्स ऑफ प्रोडक्ट, चार्ज कंजर्वेशन, और क्या बात किए थे, बस ना। हम लोग को आज बात करना था क्यों अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलता है, प्रोटॉन ही क्यों नहीं निकल गया। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है,
तो वो प्रोटॉन क्यों नहीं निकला, न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकला, वो एक नया टाइप का पार्टिकल में ही क्यों बाहर आता है? न्यू टाइप का पार्टिकल्स के रूप में वो बाहर क्यों आता है? थ्योरी ऑफ अल्फा इमिशन। ये तो रिजल्ट ऑफ अल्फा इमिशन था ये सब बात, अब है थ्योरी ऑफ अल्फा इमिशन। प्रोटॉन का रेस्ट मास एनर्जी यदि न्यूक्लियस के अंदर क्या था टोटल प्रोटॉन का, यदि वो बाहर आ जाता है तो उसका क्या मास होता है? या आप ऐसे बोलो कि जब वो न्यूक्लियस से बाहर होता तो उसका रेस्ट मास एनर्जी क्या होता, और अंदर होता तो उसका रेस्ट मास एनर्जी क्या होता? उसका डिफरेंस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कहलाएगा। और बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा न्यूक्लियस से बाहर आने में उसको मदद करेगा। वो एनर्जी रिलीज होता है एज ए काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली आपका दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन कंबाइन किया। अब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से जो पार्टिकल बनेगा वो क्यों नहीं आएगा? तो ये सब फैक्टर है बाइंडिंग एनर्जी का। न्यूक्लियस ऐसा है कि न्यूक्लियस का जो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है वर्सेस डिस्टेंस। ये न्यूक्लियस और डिस्टेंस मेजर करें यदि यहां से हम लोग एक्स, ये पोटेंशियल बैरियर कहलाएगा, इतना हाइट पोटेंशियल बैरियर कहलाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। तो न्यूक्लियस के अंदर का पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होता है। कोई पार्टिकल यदि न्यूक्लियस में है तो एस्टेबल है, एस्टेबल यानी निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। जितना कम एनर्जी होगा उसको उतने ही ज्यादा एस्टेबल माना जाता है। तो न्यूक्लियस यदि स्टेबल है दैट इज उसके अंदर पार्टिकल्स का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और उसको न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए उसको इतना का पोटेंशियल एनर्जी बैरियर से एनकाउंटर करना होगा उस पार्टिकल को, तब बाहर आएगा। और जब बाहर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा उस पार्टिकल का, इन्फिनिटी पर जाके जीरो होगा। मान लो अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है +2e। मान लीजिए वो पहले ही बाहर में, उसको समझ लो आप अल्फा पार्टिकल को। उस तो और न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल दोनों का चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन, तो उसका भी चार्ज पॉजिटिव, न्यूक्लियस का अल्फा पर भी चार्ज पॉजिटिव। तो एनर्जी का ग्राफ क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा +2e इंटू Z-2e, सॉरी, हाँ ठीक है, Z-2 इंटू ई बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर। ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन इट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस। आउटसाइड द न्यूक्लियस
यदि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा। इसमें क्या हुआ, +2e अल्फा, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, Q1 Q2/4πε0 x² पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये एक Q1 हुआ अल्फा पार्टिकल का चार्ज, और ये Z-2 × E न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन था, उसमें से 2 प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल के रूप में बाहर भाग गया था। अब न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, Z-2 × E के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यदि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आ गया है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन इस तरह से होगा। अब उल्टा आओ, आप अल्फा पार्टिकल को ऐसे, एक्चुअली ऐसे गया अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर, लेकिन उल्टा आप सोचिए, यदि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, एक्स घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। और जब एक ऐसा सेपरेशन पर आ जाएगा जब अल्फा पार्टिकल, उस समय अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। एक सर्टेन सेपरेशन जब अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा न्यूक्लियस का है, ये, और ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इसको आप न्यूक्लियस समझें। अचानक फिर यदि न्यूक्लियस में चला जाए, वो अंदर डाल दीजिए न्यूक्लियस में, तो फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगा। अचानक हाई पोटेंशियल एनर्जी से वेरी लो पोटेंशियल एनर्जी यदि न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो न्यूक्लियस के अंदर ये अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल, ये सब आगे आएगा, ये सब हम लोग क्वांटम मैकेनिकली डिस्क्राइब करेंगे बाद में। तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी से इतना हाई पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को अल्फा पार्टिकल कैसे क्रॉस कर गया। इसकी जवाब क्वांटम मैकेनिकली दिया जाता है, जो सेमेस्टर 5 वाले में करोगे। अभी बस थ्योरी लिख के थोड़ा सा बस क्वेश्चन एराइज करके छोड़ देना होता है। बहुत दिन तक तो ये बोला गया कि जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कंबाइन करता है तो एक न्यू पार्टिकल बनाया न्यूक्लियस के अंदर, अल्फा पार्टिकल, उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, जिसको बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। अब वो बाइंडिंग एनर्जी जो पार्टिकल बना उसी में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी अल्फा पार्टिकल उस एनर्जी को अपना काइनेटिक एनर्जी में यूज कर लिया, और इतना हाई काइनेटिक एनर्जी हुआ कि इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को वो क्रॉस कर गया। यदि अंदर में न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा पार्टिकल का फॉर्मेशन कर दो जिसका काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी से बहुत ज्यादा हो, तो वो न्यूक्लियस से बाहर आ सकता है। तो ये सोचा जब गया था बहुत, जब तक क्वांटम मैकेनिक्स नहीं था तब तक यही लोग मान के चल रहा था। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था, यदि बाइंडिंग एनर्जी निकालते हम लोग तो 4 MeV के आसपास आता है, लेकिन बाहर में उसका अल्फा पार्टिकल जब निकल जा रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी 9 MeV के बराबर आता है। ऐसा कैसे होगा, बाइंडिंग एनर्जी कम और वही बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, फिर बाहर आने पर 9 MeV कैसे हो गया। ये प्रॉब्लम रहा बहुत दिन तक। बाद में क्वांटम मैकेनिकली इस क्वेश्चन को क्लियर किया गया, इस प्रॉब्लम को। तो यही सब बात थोड़ा खाली लिख देना है यहाँ पर थ्योरी ऑफ अल्फा इमिशन में। समझे यहाँ का कंसेप्ट क्या हो रहा है। सो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो इसमें
the binding energy of alpha particle is converted into its kinetic energy. And this kinetic energy is sufficient to cross the nucleus प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अकेले नहीं निकलेगा न्यूक्लियस से, वो एक न्यू पार्टिकल के रूप में बाहर निकलेगा। कंबाइन किया दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तब जाके जो पार्टिकल बना उसका काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो जाता है। क्यों काइनेटिक एनर्जी आया उसमें? बाइंडिंग एनर्जी। जब भी एक न्यू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ न्यूक्लियॉन्स को मिला के, तो बाइंडिंग एनर्जी डेवलप होगा, लॉस होगा मास में। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का मास को जोड़ के देखिए और अल्फा पार्टिकल का मास, तो थोड़ा डिफरेंस आता है। वही डिफरेंस इन मास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होता है न्यूक्लियस को क्रॉस करने में, क्रॉस द न्यूक्लियस। और द पोटेंशियल एनर्जी of alpha particle inside nucleus is negative, and on surface of nucleus is positive. This positive potential, देखो ये फॉर्मूला सरफेस तक वैलिड मान के चल सकते हो, एक सर्टेन सेपरेशन तक। ये कूलम्ब्स वाला जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन उसके बाद अचानक निगेटिव क्यों हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी, इसको फिर ये फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। मतलब एक सर्टेन सेपरेशन तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ही मानेंगे बिटवीन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, और वो एक सर्टेन सेपरेशन से कम पर आया तो फिर रिपल्सिव फोर्स के बजाय अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी सडनली निगेटिव चला जाता है। और निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी यानी मोर स्टेबल। फिर कैसे अल्फा पार्टिकल निकला? तो उसका थ्योरी यही है कि शायद प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब कंबाइन हुआ तो उस समय जो लॉस इन मास हुआ, लॉस इन मास वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वो काइनेटिक एनर्जी शायद सफिशिएंट था इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए। And this positive potential is called potential barrier. The kinetic energy of alpha particle inside nucleus is sufficient to cross this potential barrier लेकिन ये प्रॉब्लम कहां रहा फिर? जब बाइंडिंग एनर्जी निकाला गया
तो 4 MeV भी आया था, लेकिन बाहर में अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 9 MeV देखा गया। तो ये प्रॉब्लम, फिर ये प्रॉब्लम हो गया। निकलने के समय 9 होना चाहिए या अंदर में 9 से ज्यादा होना चाहिए, उसका 9 MeV से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, तब बाहर आने पर 9 या 9 से कम रहेगा। लेकिन अंदर में कम बाहर में ज्यादा, फिर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तो फॉलो नहीं करेगा। तो बाद में गॉमो थ्योरी ऑफ अल्फा इमिशन है, जो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। गॉमो थ्योरी ऑफ अल्फा इमिशन वो बोला कि इस चीज को कम काइनेटिक एनर्जी अंदर में है, बाहर में ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी, या तो ये कैसे बाहर आया होगा, तो उसका क्वांटम मैकेनिक्स से डिस्क्राइब किया जा सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग भी पढ़े इस बात को। कम काइनेटिक एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी रीजन में पार्टिकल जा सकता है, क्लासिकल मैकेनिक्स से तो नहीं हो सकता ये बात। अब मान लो कोई पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है और काइनेटिक एनर्जी दिया आप 15 जूल, तो कहां से वो पार्टिकल 20 जूल वाला पर पहुंच जाएगा? क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलता है यदि 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी पर पहुंचाना है पार्टिकल को, तो कब वहां काइनेटिक एनर्जी कम से कम 20 जूल देना होगा या 20 जूल से ज्यादा देना होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि पहुंचेगा, कम काइनेटिक एनर्जी भी है तब भी पार्टिकल ये 20 जूल वाले पर पहुंचेगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल को नहीं जाना है, वेव को जाना है, मैटर वेव को जाना है। अब वेव जा सकता है, और है भी हम लोग का शायद सेमेस्टर 5 वाला क्वांटम उसमें नहीं हाँ नहीं था टूनेल इफेक्ट था सेमेस्टर 4 का क्वांटम मैकेनिक्स में, टूनेल इफेक्ट पढ़े थे हम लोग। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर वाला केस, ये केस पढ़ा गया था कि इसमें इस रीजन में ओनली काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0। इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी है, फिर इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी 0, और कोई पार्ट, और इसमें ये काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी। तो बोले थे कि एक मैटर वेव आएगा इस बाउंड्री पर, और वेव में कंसेप्ट है, ठीक है, पार्टिकल लो काइनेटिक एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी में नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन टूनेल इफेक्ट का डिफिनेशन यही था कि देयर मस्ट बी ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट